डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको राजस्थान में वनों के भौगोलिक वितरण और वनों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में बताया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वनों के आर्थिक महत्व और राजस्थान में वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम वनस्पति के आर्थिक महत्व के अंतर्गत ये बात करते हैं कि जैसे कि हमारे राजस्थान में जितने भी वन हैं उन वनों से हमें कई प्रकार की उपजें और कई प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में 60% क्षेत्र पर धोकड़ा के वन हैं और 10% क्षेत्र पर है सागवान वन और 6% क्षेत्र पर है सालर वन। तो ये सभी वन जो हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे काम में आती हैं, उनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो राजस्थान में जो वनस्पति मिलती है उसका अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो राजस्थान में जो वन मिलते हैं उनको उनसे प्राप्त उपजों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहली आती है मुख्य उपजें। इसमें हम गोला लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी आदि के बारे में बात करेंगे। दूसरी आती है गौण उपजें। गौण उपजों में हम वनों से जो हमें छोटी छोटी उपज प्राप्त होती हैं जैसे कि पत्तियां, फल, घास, गोंद, बांस, कत्था, खस, शहद, मोम, जड़ी बूटियां, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य उपजें कौन कौन सी हैं। मुख्य उपजों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है। हमारे राजस्थान पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 12% क्षेत्र पर सागवान, 10 से 12% क्षेत्र पर और 6% क्षेत्र में सालर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो राजस्थान में वनों से हमें हर वर्ष 26.5 लाख घन फुट इमारती लकड़ी, सागवान, धोकड़ा, सालर और बबूल के पेड़ों से प्राप्त होती है। दूसरा, यहाँ जो लकड़ी मिलती है वो जलाने की लकड़ी व कोयला के रूप में यूज़ की जाती है। जिससे कि हमारे राजस्थान के 60% भाग पर धोकड़ा वन मिलते हैं। तो इस लकड़ी का प्रयोग आमतौर पर जलाने के लिए या कोयला बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में हर वर्ष 2 लाख टन से भी अधिक कोयला उत्पन्न होता है। और अगर हम ईंधन की बात करें तो राजस्थान में ईंधन की प्राप्ति खैर, कीकर, बबूल, धोकड़ा, खेजड़ा आदि के वृक्षों से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मुख्य उपजों के अंतर्गत तो जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, चाहे वे जलाने के लिए है, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा लकड़ी के अलावा हमें कई बहुत सारी ऐसी उपजें हैं या गौण उपजें भी हैं जो हमें पेड़ों से या वनों से प्राप्त होती हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाश के बारे में। प्लाश को कहते हैं जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। अर्थात जो प्लाश के पेड़ होते हैं उनमें अपने आप ही ऑटोमेटिक आग लग जाती है गर्मी के समय में। तो ये राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलते हैं। मेनली जो पूर्वी राजस्थान है, डांग क्षेत्र है, उसमें ये देखने को मिलते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके जो फूल होते हैं उनका रंग पीला होता है और एक साथ खिलते हैं ये। तो ऐसा लगता है मान लो जंगल में आग लग गई हो। तो इसलिए इसे जंगल की आग या जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आते हैं इसमें महुआ। महुआ का जो वृक्ष है उसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है मधुका लोगोफोलिया। ये जो वृक्ष है वो राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसके फूलों से शराब बनाई जाती है जिसको हम मावड़ी कहते हैं। आदिवासियों के लिए टोटम के रूप में इसका बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व है। मेनली इसका उपयोग खाने और तेल बनाने और शराब बनाने में होता है। आदिवासी भील लोग इसका यूज़ अधिक करते हैं और दशहरे के समय मतलब जो है इसकी शराब बना के पी जाती है। ये मेनली राजस्थान में अगर हम बात करें तो डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही आदि जिलों में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तेंदू। तेंदू का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है डिसोपाइरिस मेलेनो क्लासालोन। तेंदू का जो पत्ता होता है वो 95% इसका उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा में होता है। और जो बीड़ी निर्माण का कार्य है वो मेनली जयपुर, अजमेर, ब्यावर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली आदि क्षेत्रों में किया जाता है। 1974 में जो तेंदू का पत्ता है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब आता है खैर। खैर का प्रयोग कत्थन निर्माण में किया जाता है। एनेसिया केकू इसका वानस्पतिक नाम है। दक्षिणी राजस्थान की कथौड़ी जाति जो है वो खैर वृक्षों से हांडी प्रणाली द्वारा कत्थे का निर्माण करती है।
कत्थे का जो उत्पादन है वो मेनली राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। फिर आता है धेकड़ा, या इसे धोकड़ा भी कहते हैं। ईंधन की लकड़ी है इसकी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज्यादा इसका यूज इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है एनोजिस पंडुला। नेक्स्ट आता है आंवला या झाबुई। आंवले का प्रयोग चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। पशुओं के द्वारा जो आंवले की पत्ती होती है वो खाई नहीं जाती है। इसके बाद में आता है बेर। लाख उद्योग में इसका उपयोग है। जो बेर की झाड़ी है उस पर लेसिफर लक्खा नामक लाख का कीड़ा पाला जाता है, जिससे लाख बनती है। इसके बाद आता है शहतूत। शहतूत रेशम उद्योग में बहुत ही उपयोगी है। शहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है। अर्जुन वृक्ष कृत्रिम रेशम में बहुत ही ज्यादा ये उपयोगी है। झालावाड़ में बहुत अधिक मात्रा में इसकी पैदावार की जाती है। और वहां पर जो है वो अर्जुन वृक्ष को कृत्रिम रेता प्राप्त करने के कारण टशरपति कहा जाता है। और ये जो कृत्रिम रेशा बनाने की क्रिया है ये कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में अधिक होती है। फिर आती है सेवण घास। राज्य की सबसे लंबी घास है, जिसे लीलोण भी कहती हैं। सर्वाधिक उपयोग भेड़ों के द्वारा किया जाता है, मतलब भेड़ों द्वारा खाई जाती है ये। इसका उत्पादन लाठी सीरीज में मोचिया और साइप्रस रोडेंटस जो क्षेत्र हैं उनमें किया जाता है। फिर आता है बांस। बांस आदिवासियों के लिए हरा सोना है। दक्षिण राजस्थान में मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में मिलता है। चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा सिरोही और भरतपुर जिलों से भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग टोकरी, चटाई, चारपाई आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया है। रेगिस्तान का सागवान कहलाता है। इसे मरुशोभा, मारवा टीक भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में ही मिलता है और इससे बंदूक की बट बनाई जाती है। रोहिड़ा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं जरवेल, जो रेगिस्तानी चूहा होता है। रोहिड़ा पुष्प का वानस्पतिक नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो रोहिड़ वृक्ष है उसका नाम है वानस्पतिक टीनोस्फेरा कार्डिफोलिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वनों से प्राप्त उपजों के बारे में, तो इसमें आती है खस। खस का उत्पादन भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में होता है। खस से इत्र, टाटे, पर्दे, हाथ के पंखे, शरबत आदि बनाई जाती है। इसके अलावा है शहद या मोम। शहद मक्खियों के छत्तों से प्राप्त होता है। और अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों से विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से वनों का, राजस्थानी वनों का विशेष महत्व है, आर्थिक महत्व है, क्योंकि इनके माध्यम से हमें मुख्य और गौण दोनों ही प्रकार की उपजें प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं वन संरक्षण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार से सुरक्षा के अभाव, जनसंख्या की वृद्धि, पशु दबाव के कारण जो वन हैं वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। तो वन विनाश के कारण ही अब समय समय पर वनों का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वन संरक्षण के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिससे कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी जो वन है उनका संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि नियंत्रित और उचित विधि से कटाई करनी चाहिए, जिससे कि वनों का विनाश भी ना हो और लकड़ी और जो भी सामग्री हमें चाहिए वो हमें प्राप्त होती सके। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो राजस्थान में भी राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में कारगर नीतियां अपनानी चाहिए। दूसरा, एक राजस्थान के जंगलों में आग बहुत लगती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है। तो जो उदयपुर वगैरह इधर की साइड के जंगलों में नॉर्मली अपने आप ही आग लग जाती है। तो वनों का आग से हमें बचाव करना चाहिए। कृषि और आवास के लिए जो वन काटे जाते हैं उनके विनाश पर रोक लगानी चाहिए। अनुपयुक्त भूमि पर धीरे धीरे वनों का विस्तार करना चाहिए। राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें अब भी वर्तमान में झूमिंग कृषि प्रणाली अपनाई जाती है और वनों को काट करके खेत तैयार किए जाते हैं। तो इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव करना चाहिए। वन रक्षण के समुचित उपाय अपनाने चाहिए। वनों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए। वन नीति और कानूनों को लागू करना चाहिए। साथ ही सरकार को इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वन संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहला है अरावली वृक्षारोपण योजना। यह योजना 1992 में उजड़े वनों के पुनर्वास के लिए चलाई गई थी अरावली पहाड़ियों में। इसके अंतर्गत 10 जिलों में पर्वतीय जो वन हैं उनका विकास किया जाएगा। पंचायत भूमि पर ग्राम्य वन बनेंगे। जल और मृदा संरक्षण के कार्यों की तरफ ध्यान दिया जाएगा।
यह 10 जिलों में चलाई गई। वे हैं जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो है वो द्वितीय चरण और वानिकी विकास परियोजना द्वितीय चरण के स्थान पर जापान सरकार की आर्थिक सहायता से राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना 1/4/2003 से 18 जिलों में प्रारंभ की गई। अर्थात पहले अरावली योजना चलाई गई, इसके बाद में इसका जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट ना करके इसकी जगह पर जो है वो राजस्थान वानिकी विकास परियोजना स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट आती है हमारी जो राजस्थान वन और जैविक विविधता परियोजना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रैल 2003 से ये लागू हुई है। इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ है, लागू किया गया था और स्टार्ट हुआ है, पूर्ण हुआ है ये जुलाई 2008 में। इसके माध्यम से 5 वर्षों में राजस्थान के 18 जिले और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की लगभग 1.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा और जैव विविधता को विकसित करना है। इसी परियोजना का जो दूसरा चरण है वो 10 मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्टार्ट किया गया और ये लगभग 2011-12 के समय तक जो है ये स्टार्ट किया गया है। इसका काम 8 मार्च 2011 को एक सोसाइटी बनाई गई उसके द्वारा किया गया है और इसमें मेनली जो सीकर, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं इनमें वनों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके बाद आती है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये 1978 में 10 जिलों में चलाई गई। इसके अंतर्गत जो 50% धनराशि है वो केंद्र सरकार से प्राप्त होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ गई और अब वर्तमान में इसका 75 और 25 का रेशियो यानी 75% केंद्र सरकार देती है, 25% राजस्थान सरकार देती है। इसका उद्देश्य है मरु वृक्षारोपण करना और मरुस्थलीय क्षेत्रों में चारागाह का विकास करना। नेक्स्ट आती है वानिकी विकास परियोजना 1995-96 से लेकर 2002 तक। ये जापान सरकार के सहयोग से जो 15 गैर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें वन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट की गई। फिर आती है इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण योजना। सन 1991 में आईजीएनपी किनारे किनारे जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण और चारागाह हेतु जो कार्यक्रम है वो जापान सरकार के सहयोग से स्टार्ट किया गया जो 2002 में पूरा हो गया। तो इस तरीके से राजस्थान में समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं और नीति वनों के संरक्षण के लिए लागू की जाती रही हैं। तो आपका जो ये टॉपिक है वन से संबंधित नेचुरल वेजिटेशन का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।